1945 एक प्लेन क्रैश होता है और दुनिया को बताया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस अब दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सच ये है, उनकी डेड बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। कोई क्लियर फोटो नहीं, कोई फाइनल प्रूफ नहीं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नेताजी 40 साल तक जिंदा थे। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्लानिंग। 1945 पूरी दुनिया अपने सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। जापान हार चुका था, जर्मनी टूट चुकी थी, और इसी वक्त एक ऐसा इंसान जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा नाम जिसे ब्रिटिश सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनरी पर्सन समझते थे। नेताजी के लिए ये समय सबसे क्रिटिकल था क्योंकि जापान उनका सबसे बड़ा सपोर्टिंग हैंड था, और अब जब जापान ने सरेंडर कर दिया था तो उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो ब्रिटिश के सामने सरेंडर कर देना या फिर एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखना। और नेताजी का जवाब क्लियर था, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये नारा वैसे तो आईएनसी के एक बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, पर इसकी छवि हर फ्रीडम फाइटर के साथ नेताजी में भी देखने को मिली। इसीलिए एक सीक्रेट प्लान बनाया गया, एक ऐसा प्लान जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। नेताजी अपना बेस सोवियत यूनियन शिफ्ट करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां से वो ब्रिटिश के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। हर तरफ दुश्मन और अमेरिका की कड़ी नज़र। 17 अगस्त 1945 नेताजी अपनी लास्ट जर्नी शुरू करते हैं, बैंकॉक से साइगोन तक, और फिर एक जापानीज बॉम्बर प्लेन में बैठकर वो ताइवान के रास्ते टोक्यो तक जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी डिटेल जो बाद में सबसे बड़ा डाउट बन जाती है, उस प्लेन में सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल थी, तो नेताजी और उनके भरोसेमंद साथी हबीब उर रहमान ही प्लेन में बैठ पाए और फिर वह अपने सफ़र पर निकल पड़े। 18 अगस्त 1945 ताइवान, दोपहर के 2 बजे प्लेन टेक ऑफ करता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट बाद एक जोर का ब्लास्ट होता है और इंजन फट जाता है। प्लेन कंट्रोल खो चुका था और कुछ ही सेकंड्स में प्लेन जमीन पर क्रैश हो जाता है। प्लेन के आगे बैठे लोगों की तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन नेताजी जो पेट्रोल टैंक के पास बैठे थे वो जिंदा बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका पूरा शरीर पेट्रोल से भीगा हुआ था, और जैसे ही वो आग के बीच से निकलते हैं उनका शरीर जल उठता है। हबीब उर रहमान उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनकी आग तो बुझ जाती है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कुछ घंटे बाद डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि इस स्टोरी में सब कुछ है, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, प्रूफ। ना कोई डेड बॉडी, ना कोई क्लियर फोटोग्राफ, और ना ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो किसी को कन्विंस कर सके। इंडिया में लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, उन्हें लगता है यह पॉसिबल ही नहीं है। एक ऐसा इंसान जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस को बार बार बेवकूफ़ बना चुका था, जो फेस बदलकर ब्रिटिशों से छुपते छुपाते इंडिया से जर्मनी तक पहुंच गया था, क्या वो सिर्फ एक प्लेन क्रैश में ही मारा जा सकता है? यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये तक कहना था ये नेताजी का एक और मास्टर प्लान है, अपनी मौत का नाटक करना ताकि वो छुप छुपा कर कहीं और अटैक कर सके। और फिर थ्योरीज का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं नेताजी सोवियत यूनियन पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें कैप्चर कर लिया गया, उन्हें जेल में रखा गया और टॉर्चर किया गया, और फिर उनकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ एक और शॉकिंग थ्योरी सामने आती है, गुमनामी बाबा, एक मिस्टीरियस साधु जो उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में रहता था। वह किसी को अपना चेहरा ही नहीं दिखाता था और बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश बोलता था। लोग कहते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि नेताजी ही थे, लेकिन नेताजी खुद एक फ्रीडम फाइटर थे। फिर देश के आज़ाद होने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी एक साधु बनकर क्यों ही जिएंगे? उन्हें ना तो कोई ऐसी मजबूरी थी, ना कोई डर। लेकिन जैसे जैसे थ्योरीज बढ़ती गई वैसे वैसे जांच पड़ताल भी हुई। 1946 से लेकर 2005 तक लगभग 10 अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस हुए, ब्रिटिश से लेकर इंडियन गवर्नमेंट तक। हर किसी ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की, और शॉकिंग बात, लगभग सभी इन्वेस्टिगेशन एक ही कंक्लूजन पर पहुंचते थे कि नेताजी की डेथ उसी प्लेन क्रैश में हो चुकी थी। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ भी आता है, हर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैडिक्शन थे, क्योंकि जिस टीम को इसके इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो कभी रियल एक्सीडेंट स्पॉट पे गए ही नहीं, यानी वो कभी ताइवान विजिट किया ही नहीं जहां नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था।
और बिना वहाँ जाए एक एक्यूरेट और करेक्ट इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती थी। और इसी वजह से नेताजी के भाई गिरीश चंद्र बोस ने इस इन्वेस्टिगेशन फाइल पर अपने साइन यानी दस्तखत करने से ही मना कर दिए, जिसकी वजह से जनता में और थ्योरीज बनने लगी। उन्होंने सरकार को अपनी इन्वेस्टिगेटेड फाइल अलग से सबमिट करी, जिसमें उन्होंने साफ सीधे शब्दों में बोल दिया था कि नेताजी की डेथ उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी और वो जिंदा है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में और भी कुछ फ्लॉज थे, जैसे क्रैश साइट का क्लियर रिकॉर्ड नहीं था, डेथ सर्टिफिकेट का कंफ्यूजन, और सबसे बड़ी बात, जापान के पास आज भी कुछ ऐसी क्लासिफाइड फाइल्स हैं जो नेताजी के डेथ के बारे में कुछ क्लू दे सकती थी, लेकिन बार बार मांगने पर भी उन्हें भारत सरकार के साथ साझा नहीं किया गया। आखिर क्यों? और अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। हम ह्यूमन सिंपल सच को एक्सेप्ट करने से ज़्यादा मिर्च मसाले और कॉम्प्लेक्स कहानियों पर बिलीव करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे हमारा दिमाग बस किसी तरह उस कहानी की एंडिंग जानने की कोशिश करता है और वो इसी लूप में फंस कर रह जाता है। और वो इसी लूप में फंस कर एक सिंपल कहानी को भी ज़बरदस्ती और डीप ले जाता है, जिससे और भी सवाल खड़े होते हैं और नई नई थ्योरीज बनने लगती है। एक सिंपल प्लेन क्रैश जिसमें एक हीरो मर जाता है, ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, शायद आपको भी लग रहा होगा। लेकिन इसकी जगह अगर मैं बोलूँ एक हिडन कॉन्स्पिरेसी, एक सीक्रेट सर्वाइवल, एक डिस्गाइज्ड लाइफ, तो ये सब दिमाग को थोड़ा और थ्रिल कर देता है और इन सब बातों ने थोड़ा आपको भी एक्साइट किया हुआ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ उसे दबा दीजिए। इसीलिए हम सच से ज़्यादा कहानियों पर यकीन कर लेते हैं। जैसे बीच में एक और कहानी और भी पॉपुलर हुई थी जो ऑब्वियसली सच नहीं थी, जिस कहानी का कोई भी सर पर नहीं निकला। कुछ लोगों ने ये कहा था कि नेताजी को नेहरू जी ने ही मरवाया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे वापस आ गए तो उनकी सत्ता क्या होगा, वो फर्स्ट पीएम बन पाएंगे भी कि नहीं बन पाएंगे। और इसी डर के कारण उन्होंने सोवियत यूनियन की सरकार से उनको अरेस्ट करवा के उन्हें मरवा दिया, क्योंकि इंडिया में कुछ लोग नेताजी को अपना भगवान तक मानने को तैयार थे। और आज भी लोग सोशल मीडिया पर बहुत बहस करते हुए मिल जाएंगे कि नेताजी जिंदा थे या नहीं। लेकिन एक बात क्लियर है, चाहे उनकी डेथ प्लेन क्रैश में हुई हो या उनके आसपास कोई हिडन मिस्ट्री हो, उनका देश को और तिरंगे के प्रति जो बलिदान दिया था उसे ये आज़ाद भारत ना कभी भूला था और न कभी भूल पाएगा। तो सच या तो कहीं उन फाइल्स में छुपा है जिसे आज तक किसी के सामने साझा नहीं किया गया, या तो सच हमारी आंखों के सामने ही है जिसे पता नहीं क्यों हम बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते।